पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सबको ऐसा लगने लग गया था कि चू फेंग अब मर चुका है। इस वजह से सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा था कि चू फेंग कैसे मर सकता है। केन्यू तो बेहोश हो चुकी थी, तो उसको इलाज करने के लिए ले जाया जाता है और लिटिल फेरी तो उससे भी ज्यादा पागल हो जाती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि लिटिल फेरी माँ बनने वाली है युनची के बच्चे की। तो जैसे उसके आइस इमॉर्टल पैलेस वालों को इस चीज के बारे में पता चलता है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि आखिर लिटिल फेरी इस तरह की घटिया हरकत कैसे कर सकती है। वो लिटिल फेरी को अपने बच्चे को मार देने के लिए कहते हैं, लेकिन लिटिल फेरी इसके लिए तैयार नहीं होती कि मैं मर जाऊंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा बच्चा जिंदा रहेगा। इस वजह से आइस इमॉर्टल पैलेस वालों ने लिटिल फेरी को अपने महल के अंदर से भगा दिया था कि जब तुम हमारी बात नहीं मानती तो हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इस वजह से लिटिल फेरी वहां से चली जाती है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस स्वॉर्ड प्रिजन का सीन देखते हैं जहाँ पर उस डीमन को कैद करके रखा गया था, और यहीं पर होता है युनची, जो कि अभी पूरी तरह से बेहोश था। कोई गारंटी नहीं कि वो जिंदा है या फिर वो मर चुका है। एकदम खून से लथपथ वो होता है, लेकिन तभी उसके इविल गॉड की पावर एक्टिवेट होती है, जो हल्की हल्की यहाँ पर युनची के अंदर जान डाल रही थी। इस वजह से युनची होश में आ जाता है, लेकिन होश में आने के बाद वो खड़ा नहीं होता, क्योंकि जैस्मिन ने उसे कह दिया था कि तुम्हारे पीछे जो वो डीमन मौजूद है ना, उसको पता चला कि अगर तुम होश में आ चुके हो तो पक्का वो तुम्हें जान से मार डालेगा, ऐसा थोड़ा सा सब्र करो। जैस्मिन युनची से कहती कि तुम अपनी सारी पावर को इकट्ठा करो, सारी मिस्टिकल पावर को एक साथ जमा करो और इस तरह का अटैक तैयार रखो कि अगर ये डीमन तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा था तुम उसका जवाब दे सको, वरना ये तुम्हारी जान ले लेगा अगर उसको पता चला कि तुम जिंदा हो। तो युनची वापस से अपने इविल गॉड की पावर को इकट्ठा करना शुरू कर देता है ताकि वो यहाँ से भाग सके और उस डीमन से मुकाबला कर सके। दूसरी तरफ हम उस मास्टर की वाइफ को देख पाते हैं, जो कि लिटिल फेरी के ऊपर नजर मारता था। वो बहुत ज्यादा खुश होती कि चलो बहुत मजा आया कि आगे ये लिटिल फेरी भागी हमारे आइस इमॉर्टल पैलेस से। अगर वो नहीं गई होती ना तो मेरा हाथ काफी था उसको यहाँ से धक्के मारकर भगाने के लिए। तो दूसरा वहाँ पर मास्टर मौजूद था, जो उससे कहने लग गया था कि देखो ये लिटिल फेरी यहाँ से चली तो गई है, लेकिन उसकी पावर नहीं गई है, उसके पास उसकी सारी पावर मौजूद है। तो अगर तुम कुछ भी उंगली करने की उसको कोशिश करती ना तो वो तुम्हारी जान ले लेते, क्योंकि तुम्हारी और उसकी पावर में आसमान जमीन का फर्क है। तो वो कहने लग जाती है कि तो इसका मतलब कि हम लिटिल फेरी को ऐसे ही जाने देंगे? हमें इतना अच्छा मौका मिला कि वो आइस इमॉर्टल पैलेस से बाहर निकली, तो मौका देखकर उसकी जान ले लेते हैं ना। लेकिन वो मास्टर कहता है कि रुक जाओ, जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा करना है, अभी कोई गलत कदम मत उठाना। इसके बाद युनची जो था वो तुरंत अपनी सारी पावर को इकट्ठा करता है और एकदम स्पीड के साथ वो फुल रफ्तार में वहां से भागने की कोशिश करता है। पर अफसोस की इस पूरी जगह के ऊपर उस डीमन ने ना पावर से एक बैरियर क्रिएट करके रखा हुआ था, जिस वजह से युनची वहीं से बैरियर से टकराता है और जमीन पे जा गिरता है। तो ये देखकर वो डीमन खूब मजाक उड़ाता है युनची का कि मजा आ गया, मुझे तो लगा था कि तू टपक गया होगा, लेकिन तेरे अंदर तो अभी भी जान बाकी है। पर जान बाकी है तो भी तो क्या ही उखाड़ लिया, तो यहीं पर वापस आकर फंस गया। तुझे पता है तो हमेशा के लिए यहाँ पर कैद हो चुका है, कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, जैसे मैं यहाँ पर सड़ रहा हूँ तू भी सड़ेगा यहीं पे। तो युनची कहता है कि तेरे से तड़प तड़प कर मैं मरने वाला में से बिल्कुल भी नहीं हूँ, देख तेरे आंखों के सामने मैं यहाँ से बाहर निकल कर दिखाऊंगा। युनची वापस से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और किसी भी तरह से वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वो अपना एक पर्पल विन हेवनली क्रिस्टल को समन कर लेता है, जिसके जरिए वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बना रहा था। वो उस क्रिस्टल की पावर को पूरी तरह से अपने शरीर के साथ मर्ज कर लेता है, जिस वजह से उसके जो शरीर में ताकत जो कम हो रही थी वो वापस से इकट्ठा होने लग जाती है और वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगने लग गया था। वो डीमन देखकर हैरान हो जाते कि ये क्या कर रहा है, तो लेकिन तू कुछ भी कोशिश क्यों ना कर ले, क्योंकि इस स्वॉर्ड प्रिजन के अंदर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। तो तू यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा, चाहे कितना भी तड़प तड़प कर तू मर जा। मानता हूँ कि तू यहाँ पर होश में आ चुका है, लेकिन तुझे पता है कि इस स्वॉर्ड प्रिजन का दरवाजा 20 साल में सिर्फ एक बार खुलता है और मुझे नहीं लगता कि अगले 20 साल तक के तू जिंदा रह पाएगा यहाँ पर। वो तो मैं ही इंसान हूँ जो कि यहाँ पर जिंदा रह जाता हूँ 20-20 सालों के लिए। तो युनची कहता है कि मुझे 20 साल का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं यहाँ पर तुझे जान से मार डालू ना तो ऑटोमेटिक ये स्वॉर्ड प्रिजन जो है वो ओपन हो जाएगा और उसके बाद मैं आराम से यहाँ से भाग जाऊंगा। तो बेटा मैंने तेरी फील्डिंग सेट कर दी है, अब मैं तुझे ही यहाँ पर मारने वाला हूँ। तो ये सुनकर वो डीमन वापस युनची का मजाक उड़ाने लग जाता है। वो कहता है कि तुझे पता है करीब 100 साल से मैं अकेला यहाँ पर तड़प रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, लेकिन आज मुझे यहाँ पर खेलने के लिए खिलौना मिला। तुझे पता है तेरी औकात मेरे सामने सिर्फ एक खिलौने की है, जिसके साथ मैं जी भर के खेलूंगा और मन भर जाएगा तो उसको तोड़ दूंगा। जैस्मिन यहाँ पर युनची से कहने लग जाती कि युनची पागल तो नहीं हो गया ना, तुम्हें पता है इस डीमन की पावर जो इतना ज्यादा थका हुआ भी है ना, उसके बाद भी इसकी पावर किंग फेस मास्टरसम रेल्म की है, और अगर ये फुल्ली खुद को रिकवर कर ले तो उसकी पावर कहाँ चली जाएगी तुम सोच भी नहीं सकते, तुम इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, ये तुम्हें मार डालेगा। और युनची कहता है कि नहीं मुझे ट्राई तो करना ही होगा, कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से बाहर निकलना है और इसका एक ही रास्ता मुझे नजर आ रहा है। युनची तुरंत यहाँ पर अपनी बर्निंग हार्ट टेक्निक को यूज कर लेता है और उसके जरिए वहां पर युनची की एक स्पिरिट समन हो चुकी थी जो कि बिल्कुल फायर से बनी हुई होती है, और उसके जरिए वो यहाँ पर सीधा डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए जा चुका था। एक तरफ युनची होता है और दूसरी तरफ यहाँ पर उसकी स्पिरिट होती है जो कि उस डीमन से मुकाबला करने के लिए तैयार थी। वो लोग कई सारे अटैक करते हैं उस डीमन के ऊपर, लेकिन स्टिल डीमन को कुछ भी नहीं होता और आराम से वो यहाँ पर युनची को फेंक देता है दूर उठाकर, और युनची नहीं रुकता। उसके बाद जितने भी अटैक थे वो हर
बार एक अटैक को आसानी से यहाँ पर डीमन के ऊपर करता जाता, लेकिन कितना भी वो कोशिश भी ना कर ले, डीमन के ऊपर एक भी अटैक उसका लगा ही नहीं था। उसको चोट लगने की बात छोड़ो, उसके तक अटैक पहुंचा ही नहीं होता है। वो यूनिची से कहता है कि क्या हुआ बच्चे, बड़ा उछल रहा था ना, उछलना तेरा कम हो गया क्या? देख ले, मुझे अभी तक एक खरोच नहीं दे पाया तू, और तूने अपने काफी सारी पावर को ऑलरेडी यूज कर लिया है, लेकिन तेरी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि ना जिस तरह के तू अटैक कर रहा है उस तरह के अटैक करना सिर्फ स्पिरिचुअल फेस्ट मैसेजम लेवल के बंदे की ही औकात होती है। तो उस लेवल के बंदे जैसे यहाँ पर फाइट करके दिखा पा रहा है, जो जस्ट तूने मुझे करके इम्प्रेस कर दिया है। मानना पड़ेगा जब तू जोश में आता है तो किसी भी चीज को कर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिर भी अफसोस कि तू यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जैस्मिन यहाँ पर यूनिची से कहने चाहती कि यूनिची, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, वो बैठा बैठा भी तुम्हें हरा देगा, इतना ज्यादा स्ट्रांग है वो। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि वो तुम्हें मारना नहीं चाहता। अगर वो तुम्हें मारना चाहता ना तब का वो तुम्हें काट कर रख दिया होता। वो तुम्हें अंदर भी लाया है, अंदर लाने के बाद भी उसने तुम्हें नहीं मारा। ये मत सोचो कि तुम अपने आप बच चुके, बल्कि उसने तुम्हें मारा ही नहीं है। तो यूनिची उस डीमन से कहने लग जाता है कि आखिर तुम मुझे बचा क्यों रहे, तुम मुझे मारना क्यों चाह रहे हो? मैं तो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी मुझे मारो। तो यहाँ पर वो डीमन कहने लग जाता है कि जिंदगी में पहली बार मैं किसी शरीफ इंसान से मिला हूँ, ऐसे इंसान से जो दूसरों के लिए अपनी जान खतरे में डाल सकता है। मैंने देखा कि तुम उस युवान को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ पर आ गए, और तुम्हें यहाँ पर लाने के बाद जो मैंने तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ दी ना, उससे मुझे बुरा लग गया, क्योंकि मैं हमेशा से जिंदगी में लाखों लोगों को मार चुका हूँ, लेकिन जिसको मैंने मारा वो एक नंबर के घटिया लोग थे। लेकिन तुझ जैसे शरीफ इंसान को मार करना मुझे बुरा लगा, और जब तू यहाँ पर जिंदा बचा हुआ मुझे तो लगा था कि तू मर ही जाएगा, लेकिन अच्छी बात है कि तू बच गया। तो अब तू बच गया तो मैं तुझे दोबारा क्यों ही मारूं, क्यों वापस से वो गिल्ट अपने ऊपर लूं? इसलिए मैं तुझे नहीं मारूंगा। तुझे ट्राई करना मुझे मारने का तो करते रहे, लेकिन मैं तुझे नहीं मारने वाला, क्योंकि मेरी नजर में तू अच्छा इंसान है। तो यूनिची कहता है कि माफ करना डीमन, लेकिन मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जिनको मुझे बचाना है, और कई सारे लोग हैं जो मेरे आने का इंतजार कर रहे होंगे। तो उनके खातिर मुझे यहाँ से बाहर निकलना, बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि मैं तेरी जान लूं। तो डीमन कहने लग जाता है कि मुझे मारना है ना, तो ठीक है, एक काम कर, तू हेवन फेस्ट मैसेजम लेवल को ब्रेक थ्रू करके आ। अगर तू वो ब्रेक थ्रू कर लेता है ना, तो उसके बाद ही तू मुझे मार पाएगा। उसके बगैर तेरा 1% भी चांस नहीं कि तू मुझे मार सके। तो यूनिची कहता है कि मुझे जरूरत नहीं है हेवन फेस्ट मैसेजम की, मैं अर्थ फेस्ट मैसेजम लेवल को भी अचीव करो ना, उसके बाद में तुझे मार सकता हूं। तभी यूनिची के पेट में गुड़गुड़ होने लग जाता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी। काफी टाइम से वो कुछ खाया नहीं था, क्योंकि करीब 8 दिन से वो यहीं पे पड़ा हुआ था बेहोश। तो ये देखने के बाद डीमन उसका खूब मजाक भी उड़ाता और कहने लग जाते कि जरा देखो तो, खुद के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और बड़ा आया मुझे मारने वाला। मैंने तुझे पहले कहा था कि तू यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए कुछ है ही नहीं। वो तो मैं ही सर्वाइव कर रहा हूँ यहाँ पर, तू तो अभी 1-2 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगा। तो अर्थ फेस्ट मैसेजम लेवल को ब्रेक थ्रू करने से पहले कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर ले, क्योंकि यहाँ पे ना खाना है ना पानी है, कुछ भी नहीं मिलने वाला तुझे यहाँ पर। तो यूनिची यहाँ पर अपना पूरा पोटली बाहर निकाल लेता, सारे बिल्स वगैरह को, सारे हर्ब्स वगैरह को, जो दिखता वो उसको सर्च मारा था कि कुछ तो खाने पीने को मिल जाए। भूख बहुत ज्यादा लगी थी उसको, लेकिन ना कोई पिल बची थी ना कोई हर्ब बचा था जिसको खाकर वो अपनी भूख मिटा सकता है। यूनिची कहता है कि लग गए मेरे, मैं तो लगता है कि भूख से मर जाऊंगा, ये डीमन मुझे नहीं मारेगा, लेकिन मैं खुद ही मर जाने वाला हूँ। जैस्मिन यूनिची से कहना चाहती कि तुम तो बड़े यहाँ पर अपने आप को ये कर रहे हो, तो मैं याद नहीं है क्या आज से मॉडल पैलेस वाली उस लड़की को तुमने क्या दिया था? आपने सारे के सारे हर्ब्स वगैरह उसको ही दे दिए थे, तो तुम्हारे पास क्या रहेगा? घंटा, और मरते रहो भूख से तुम। यूनिची कहता है कि भाग इसकी भैंस के टांग था कि मैं बुरा फंस गया, मैं ऐसे भूख से तो नहीं मर सकता, मैं क्या करूँ अब यहाँ पर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पर जब यूनिची को कोई भी रास्ता नहीं मिलता ना, तो वहां पर एक ड्रैगन की लाश रखी हुई थी, जो कि असल में होता है किंग फेस्ट मैसेजम रेल्म का ड्रैगन। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन ना होने पर यूनिची उसकी लाश का थोड़ा सा पीस काट लेता है। वो डीमन उसे कहता है कि पागल हो गया क्या, तेरे पास अभी किंग फेस्ट मैसेजम लेवल की पावर नहीं है, और अगर तूने उस ड्रैगन का मीट खाया तो तू उसकी पावर को होल्ड नहीं कर पाएगा, बैकफायर करेगी तेरे पर, तो मर जाएगा वैसे ही। देख तू मुझे नहीं मार सकता, यहाँ पर फंस जा रहा है तो भूखा मर जा, लेकिन उससे बढ़कर तू इस मीट को मत खा, वरना तू जो ऐसा तड़प तड़प कर मरेगा ना, वो तेरी चीखें मुझे सुनाई नहीं दे पाई कि मैं सुन नहीं पाऊंगा उसको, इसलिए रख दे उसको साइड में, मत खाना उसको। लेकिन यूनिची के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था कि वो करे तो करे क्या, इसलिए वो कहता है कि ठीक है तू देख अभी मैं यहाँ पर क्या करने वाला। वो जो मीट उठाया था ना उसने, उसको तो नहीं खाता, लेकिन उसको पूरी तरह से गाड़ लेता है, और जो भी अंदर खून बचा हुआ था ना वो उसी को पी जाता है कि चलो मीट में डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन खून तो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो जैसे वो यहाँ पर ड्रैगन का पूरा खून पीता है ना, उसको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल रहेगा, लेकिन अचानक में ही उसको ऐसी तकलीफ होती है कि वो तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। उसका पूरा चेहरा, उसका सब कुछ एकदम बदल गया होता, वो खून से भर गया था, मानो कि वो कोई शैतान बन रहा हो। इस तरह की हालत हो जाती है यूनिची की। जैसे कि डीमन ने कहा था, सच में यूनिची वहां पर उस पावर को होल्ड ही नहीं कर पाता। किंग फेस्ट मैसेजम ड्रैगन का खून पी लेना बस की बात नहीं होती किसी की भी जो उसको हैंडल कर पाए। तो जैसे जैसे वो खून उसके शरीर में जा रहा था ना, यूनिची को इतनी तकलीफ दे रहा था कि उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है, और
युनची का पूरा शरीर फटने लग गया था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर हर तकलीफ को बर्दाश्त करा था ताकि उसको कुछ होना चाहिए, क्योंकि उसको बाहर निकलना ही था किसी भी हालत में। तो डीमन भी देखकर हैरान रह जाता है कि बाप रे, मानना पड़ेगा ये बर्दाश्त बहुत कुछ कर लेता है। मुझे नहीं लगा था कि ये इस खून को बर्दाश्त कर पाएगा, लेकिन सच में ये इसको काफी हद तक के बर्दाश्त कर चुका है। युनची कहने लग जाता है कि जब तक मैं यहाँ से बाहर ना निकलूं ना, तब तक मैं शांत नहीं बैठने वाला। मैं यहाँ पर ना मरूंगा और ना मैं यहाँ से फंसूंगा। मैं यहाँ से बाहर निकल कर ही दिखाऊंगा, चाहे कुछ ही क्यों ना हो जाए। तो ये देखने के बाद वो डीमन कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तू ये काम कैसे कर लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर उस डीमन को नजर आता है कि जो भी खून अभी यहाँ पर ड्रैगन का युनची ने पिया था ना, वो युनची के शरीर में जाकर स्टेबल हो रहा है। मतलब जितनी तकलीफ देना था वो तकलीफ हो गई, लेकिन अब यहाँ पर युनची मरा नहीं बल्कि स्टेबल होने लग गई वो खून की पावर उसके शरीर के अंदर। और ये जैसे ही ये पावर स्टेबल होने लगती है युनची के शरीर में, तो वो एक अजीब सी पावर को एक्टिवेट कर पाता है, जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। और उस पावर का नाम था ग्रेट वे ऑफ बुद्धा आर्ट। जैसे बुद्धा कोई आर्ट होता है ना, उस तरह की पावर उसके अंदर एक नई पावर एक्टिवेट होने लग गई थी। जब ड्रैगन की पावर युनची के पावर के साथ मर्ज हुई, तो इस वजह से ये नई पावर का जन्म हुआ था। और ये जो बुद्धा आर्ट होता है ना, ये किसी के भी शरीर को रिस्टोर करने में काम आता है। मतलब जब वो ड्रैगन की पावर और इविल किंग की पावर आपस में टकराई ना, तो उसने एक ऐसी पावर को क्रिएट किया जो कि किसी के भी शरीर को फिक्स कर सकती है। युनची को जितनी भी चोटें लगी थी, जितना उसको भूख प्यास लगी थी, तो उसको तो साइड ही कर दो, वो तो एक पल के अंदर ठीक हो गया था। लेकिन जितने भी कमजोरी आई थी युनची को, वो सब कुछ ठीक होने लग गया था। युनची रिकवर कर पा रहा था अपने आप को। शुरुआत में जितनी भी तकलीफ उसने झेली उस खून को पीने के बाद, वो सारी की सारी तकलीफ अब खत्म हो चुकी थी। और अब यहाँ पर युनची एक नई पावर को महसूस कर पा रहा था, जिस वजह से उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो उस पावर के अंदर पूरी तरह से घिर जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। और ये पावर यहाँ पर युनची को इतना ज्यादा पावर और प्रोवाइड कर देती है कि ऐसा लग रहा था कि बस वो अपना यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला है। युनची यहाँ पर भी नहीं रुकता। अभी तो पिछली बार उसने सिर्फ खून पिया था ड्रैगन का, अब वो उसका मीट भी खा जाता है कि अब मैं मीट को खाकर देखता हूँ कि इससे मुझे कितनी पावर मिलती है। उस खून ने तो मुझे काफी हद तक के स्ट्रॉन्ग बना दिया। अब यहाँ पर मीट की बारी। तो जैसे वो मीट खाता ना, वापस से उसको फिर से तकलीफ शुरू होने लग जाती है। वो वापस से तकलीफ को झेलता, क्योंकि उसको पता था कि अगर थोड़े टाइम तक वो तकलीफ को झेल लेना, तो वो पावर उसके शरीर में स्टेबल हो जाती है और उसके बाद वो उसकी पावर को इंक्रीज करती है। तो नजारा देखकर यहाँ पर डीमन की भी हालत खराब होने लग जाती है कि यार ये बंदा है कि क्या है, ये क्या कर रहा है, इसको तकलीफ से डर नहीं लगता क्या? ऐसा लग रहा है कि सच में ये मुझे मार डालेगा। ये इतना लो रैंक पे होने के बावजूद भी मुझसे लड़कर मुझे मार सका। ये इतना ज्यादा तकलीफ को बर्दाश्त करने वाला हिम्मत वाला बंदा है ये। तो इसी तरह से युनची अपनी कल्टीवेशन करने में लगा हुआ था। ड्रैगन की पावर को वो यूज करता हूँ, उसके जरिए वो अपनी पावर को बढ़ा रहा था। इसके बाद अगले सीन के अंदर हम यहाँ पर युनची की आंटी को देख पाते हैं और उसके ग्रैंडपा भी वहाँ पर मौजूद थे। उसी के साथ साथ जितने भी युनची के दोस्त वगैरह थे, जितने भी उसके चाहने वाले थे, वो सभी यहाँ पर उसको लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, क्योंकि सभी को लग रहा था कि युनची मर चुका है और अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। इस वजह से सभी एकदम ज्यादा उदास होता है। सभी लोग यहाँ उदास थे। तो वो जो लिटिल फेरी होती, वो भी अब अकेले जंगल में आ चुके थे, क्योंकि उसको महल से भगा दिया गया था ना, तो वो अकेले आ चुकी थी। और जब वो आगे बढ़ रही होती कि तभी कुछ बंदे वहां पर आकर पहुंच जाते हैं, जो उसके ऊपर अटैक करने लग गए थे। लिटिल फेरी देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर ये लोग कौन है और ये लोग मुझ पर अटैक क्यों करे, मैंने तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। वो अपने आप को तो बचाती है और साथ ही साथ अपने बच्चे को भी बचाने की कोशिश कर रही थी कि कहीं अटैक लगने की वजह से उसको बच्चे को कुछ तकलीफ ना हो जाए। लिटिल फेरी उन लोगों से कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम लोग हो कौन, तो मैं यहाँ पर भेजा किसने मुझे मारने के लिए? तो वो लोग कहने लग जाते हैं कि तुमने किसी ऐसे इंसान को ऑफेंड कर दिया है जिसको तुम्हें ऑफेंड नहीं करना चाहिए था, इसी वजह से उसने यहाँ पर हमें भेजा तुम्हें मारने के लिए। तो अफसोस की बात है कि आज तुम यहाँ पर एक सिंगल पीस में तो नहीं जा पाओगे, हम तुम्हारे टुकड़े करने वाले हैं। वो लिटिल फेरी को मारने की कोशिश करते हैं और लिटिल फेरी बेचारी अपने आप को बचाने में लगी हुई थी। उसको अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन अपने बच्चे की फिक्र थी। तो वो उसी को बचाते हुए वहां से भाग रही होती है, बार बार अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं होने वाला था उसके लिए ये चीज। तो इसके बाद हमें सीधा 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। बताया नहीं जाता कि लिटिल फेरी जिंदा भी है या फिर उसको कुछ हो गया, लेकिन 6 महीने पूरे होने के बाद भी हम युनची को देख पाते हैं, जो कि आराम से अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। उसको अपनी कल्टीवेशन किसी भी तरह से कंप्लीट करनी थी ताकि वो अपना ब्रेक थ्रू कर सके। ब्रेक थ्रू करने के बाद वो उस डीमन को मारेगा और डीमन को मारने के बाद वो यहाँ से बाहर निकलेगा। तो यही एक सिंपल टारगेट था युनची का, जिससे वह किसी भी हालत में पूरा करना चाहता है। तो इस वजह से वो अपनी मेहनत में लगा होता है। उसको किसी भी हालत में अपना ब्रेक थ्रू करना था। वो ब्रेक थ्रू करने के बहुत करीब भी आ चुका था। देखते ही देखते ये जो युनची होता है उसका ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर वो अर्थ फेस्ड मैसेजम लेवल पर पहुंच चुका था। डीमन भी देखकर हैरान हो जाता है कि बात तो सही है, तुम सच में बहुत हिम्मत वाले हो। तुमने 6 महीने के अंदर ही अपना अर्थ फेस्ड मैसेजम रन को ब्रेक थ्रू कर लिया। मुझे नहीं लगा था कि इतनी आसानी से तुम ये काम कर पाओगे। तो युनची कहने लग जाता है कि ठीक है, तुम अब यहाँ पर काम पूरा हो चुका है ना, तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हें कहा था कि अर्थ फेस्ड मैसेजम लेवल पे होने के बावजूद भी मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ, तो मैं तुम्हारी जान लेने के लिए तैयार हूँ। युनची तुरंत चला जाता है उस डीमन के साथ फाइट करने के लिए। और अब डीमन और युनची के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो चुका था, जहाँ पर युनची उस डीमन के ऊपर अटैक करता है, तो डीमन भी यहाँ पर युनची के ऊपर अटैक करने में लगा हुआ था। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर
पर वो डीमन जो होता है वो थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा था, क्योंकि पिछली बार तो युनची उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, उसने ब्रेक थ्रू नहीं किया था उस डीमन से जब फाइट कर रहा था तो, लेकिन इस बार वो ब्रेक थ्रू कर चुका था। इस वजह से उसका उस डीमन के साथ फाइट करना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं हो रहा होता है। इस वजह से को जितने मौके मिलते हैं वो मौके का फायदा उठाते हुए उस डीमन को खूब मारता। तो ये देख कर यहाँ पर डीमन हैरान रह चुका था कि सच में ये बंदा तो भड़क चुका, कहीं सच में मेरी जान न ले ले, मेरी तो ऐसे ही हालत खराब हो रही है। युनची अपने फिनिक्स गॉड की पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है, क्योंकि हमें पता है कि युनची के पास फिनिक्स गॉड की भी पावर है। वो फिनिक्स गॉड की पावर को भी एक्टिवेट कर पा रहा था, फिनिक्स फ्लेम को भी यूज कर पा रहा था, जो कि इससे पहले वो कभी नहीं कर पाता था। लेकिन अब वो यहाँ पर फिनिक्स फ्लेम को यूज करने में उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। तो इसी वजह से वो डीमन और जैस्मिन दोनों हैरान रह चुके थे कि युनची तो सच में पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इतना कि जितना हमने सोचा भी नहीं था कि 6 महीने के अंदर वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो युनची अपनी हिम्मत और ताकत के बलबूते पर यहाँ उस डीमन के ऊपर कई सारे अटैक करता है, और सच में वो यहाँ पर कुछ अटैक करने में कामयाब भी रहा था, जिस वजह से उस डीमन का शरीर कटता है, उसको कई सारी जगहों से खून निकलने लग गया था। वो डीमन कहना चाहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये जो बच्चा है इतना ज्यादा कमाल का बन जाएगा और ये सच में मेरी जान लेने के ऊपर तुल जाएगा। लगता है कि जब तक मुझे मारेगा नहीं तब तक शांत बैठने वाला नहीं है ये। तो युनची कहता है कि तो सिर्फ एक ही नॉर्मल सा अटैक किया ना, अभी और भी बहुत सारे अटैक करने तुम्हारे पर बाकी है, तो मेरे सारे अटैक को खाने के लिए तैयार हो जाओ। युनची एक के बाद एक करता है कई सारे अटैक करता है उस डीमन के ऊपर, और अब यहाँ पर वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ अटैक कर रहा था। उसको पता था कि वो डीमन को मार सकता है, तो वो यहाँ पर जितने अटैक करता ना डीमन की हालत खराब होने लग गई थी। लेकिन युनची यहाँ पर हार नहीं मानता, वो हर बार अलग अलग अटैक का यूज करता है, और एक बार में वो अटैक करके रुकता नहीं, अंधाधुन अटैक करता ही जाता, जिस वजह से वो डीमन अब यहाँ पर थोड़ा सा घबराने लग गया था। उसको समझ आ रहा था कि शायद वो ज्यादा टाइम तक युनची को नहीं रोक सकता है। वो यहाँ पर युनची को अभी भी मारना नहीं चाह रहा था, वो सिर्फ युनची को रोकना चाह रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके हाथों से युनची की जान चली जाए। लेकिन मजबूरी में आकर उस डीमन को कुछ अटैक युनची के ऊपर करने पड़ते हैं, और जब एक भी अटैक वो डीमन युनची के ऊपर करता ना तो युनची की हालत खराब होने लग जाती है। तो युनची यहाँ पर जैस्मिन से कहते हैं कि आखिर ये जो डीमन है ना वो किस तरह की पावर को यूज करता है, क्योंकि मैं इतने सारे अटैक करता हूँ उसका उसके ऊपर उतना असर नहीं होता, लेकिन जब ये एक अटैक करता है तो मेरे अंदर से हालत खराब कर देता है। कौन सा आर्ट है, कौन सी तरह की पावर को वो यूज करता है। तो डीमन युनची से कहने लग जाते हैं कि अबे बच्चे तू अपने आप में क्यों बड़बड़ाता रहता है, हिम्मत है तो मुझसे फाइट करना, मुझसे बात कर, तुझे क्या बात करनी है, मेरी पावर जानेगा तो मुझसे फाइट कर, तभी तुझे पता चलने वाला है कि मेरी पावर कैसी है। तो युनची कहता है कि तुमने मुझे देखा ही होगा ना कि शुरुआत में मैं कितना ज्यादा कमजोर था तुम्हारे सामने, लेकिन अब मैं तुम्हें अच्छे खासे टक्कर दे पा रहा हूँ, कई सारी जगहों पर मैंने तुम्हें चोट भी पहुंचाई है। तो ये मत समझना कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, थोड़ा सा और टाइम लगेगा लेकिन मैं तुझे मार ही डालूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो वो डीमन कहने लग जाता है कि सच में यार तो बहुत कमाल का बंदा, सच बता रहा हूँ तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदा। तू जब से यहाँ पर आया ना मेरी बोरियत बिल्कुल खत्म हो गई है, मैं कितना अकेलापन महसूस करता था, कितना बोर फील करता था, लेकिन तू तो यहाँ पर मुझे फुल एंटरटेनमेंट देता है, मुझे किसी एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं, तुझसे बात करता हूँ, तेरी हरकत देखता हूँ तो मैं फुल एंटरटेन हो जाता हूँ, मजा आता है तेरे साथ। युनची कहना चाहता है कि मुझे सिर्फ 2 साल का और टाइम दे, 6 महीने में मैं तेरे सामने इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका ना, तो 2 साल का और टाइम मुझे देना, उसके बाद देखना मैं तेरी कैसे जान लेता हूँ, 2 साल और मुझे यहाँ पर फंसे रहना पड़ेगा। तो डीमन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, जाती जा तुझे 2 साल का टाइम, दिखा मुझे कि 2 साल के अंदर तू खुद को कितना स्ट्रॉन्ग बना सकता है, मैं इस चीज का इंतजार करूंगा। तो युनची कहता है कि चलो ठीक है, शर्त लग गई ना, तो 2 साल बाद तू मरेगा, अब तक 2 साल और जिंदा रह ले तू। इसके बाद युनची वापस से अपना कल्टीवेशन करने के लिए चला जाता है ताकि खुद को और स्ट्रॉन्ग बना सके इन 2 सालों के अंदर, और उसके बाद वो यहाँ पर डीमन को मार कर बाहर निकलेगा। तो इस बार युनची वो जो ड्रैगन की लाश पड़ी हुई थी ना उसको ऐसे कच्चा नहीं खाता, उसको मस्त अपने फिनिक्स पावर का यूज करता है और उसकी फायर पावर को यूज करते हुए पका कर मसाला छिड़क कर खाता है कि कच्चा तो बहुत खा लिया, अब तो यहाँ पर मसाला डाल के खाऊंगा और मजा आएगा। वो यहाँ पर उस डीमन को जला रहा था, वो और टेस्टी खाना बनाता, उसकी खुशबू लेता और थोड़ा सा धक्का मारकर उसको डीमन की तरफ कर देता ताकि डीमन को भूख लगे लेकिन वो उसको खाने को ना दे। तो सच में उस डीमन को भूख लगने लग गई थी, उसको बहुत भूख लगती कि मेरे सामने ये बैठकर इतना टेस्टी खाना खा रहा है और मैं यहाँ पर भूख से तड़प रहा हूं। लेकिन यहाँ पर उस डीमन का ईगो हर्ट हो जाता है, उसे युनची से मदद मांगकर, तो इसलिए कहता है कि भाड़ में जा, तो मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन तेरे से कुछ भी नहीं मांगने वाला, निकल तू यहाँ से। ऐसे वो नाराज होकर साइड में बैठ जाता है कि ऐसे ही मैं ठीक हूँ। लेकिन जब वो साइड में बैठा था ना, उस डीमन को ऐसे उदास देखकर युनची को थोड़ा सा बुरा लगने लग जाता है कि ये सही नहीं कर रहा हूँ मैं। इस वजह से वो उस मीट का टुकड़ा लेकर आता है डीमन के पास और कहता है कि लो खा लो इसे, तुम कुछ भी क्यों ना हो लेकिन तुमने मुझे मारने की कोशिश अभी तक के नहीं की ना, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए भी कुछ करूँ। तो तुम मेरे सीनियर लगते हो, इस वजह से मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, तो मेरी तरफ से इसको एक्सेप्ट करो। दुश्मनी में नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ तुम्हें, ये तो खा लो इसको। ये सुनकर वो जो डीमन था वो काफी ज्यादा खुश तो होता है, लेकिन फिर भी वो उसे कहना चाहते कि क्या तुम मुझ पर तरस खा रहे हो, क्या तुम्हें मैं मजबूर लग रहा हूँ जो तुम यहाँ पर मुझे खाना ला कर दे रहे हो। तो युनची कहते कि तुम ऐसा समझ तो सकते हो कि हाँ तुम मजबूर हो, क्योंकि तुम वैसे भी मजबूर ही हो ना, तुम थोड़ी ना अपने से खाना वाना ढूंढ सकते हो, मैं तो यहाँ पर आजाद हूँ, मेरे में चेन थोड़ी बंधी हुई है, तो मेरा फर्ज बनता है कि जो भूखा है मैं उसकी मदद करूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर खाना ला कर दे रहा हूँ। देखो आखिरी बार कह रहा हूँ, नहीं कहोगे तो मैं तुम्हारे सामने यहीं पर बैठकर इसको खा जाऊंगा। तो डीमन कहता है कि
बोला ठीक है दे दे, हम दोनों की जिंदगी की वैसे भी लगी पड़ी है, दोनों के दोनों यहाँ पर फंसे हुए, तो हम दोनों की किस्मत भी एक जैसी है, तो खाना भी एक जैसा खाना चाहिए ना, मैं अब खा रहा हूँ तेरा खाना। वो मस्त मजे से वहाँ पर वो खाना खाने लग जाता है। युनजी को भी अच्छा लगता है कि चलो कम से कम मना तो लिया मैंने इस डीमन को खाने के लिए, उसको भी तो कुछ खाने के लिए मिला, वरना भूखा कब से रहता, लेकिन ये कुछ मांगता नहीं। तो खाने के बाद वो जो डीमन था वो यहाँ पर युनजी से कहना चाहता है कि बच्चे तुझे पता है मेरा नाम है यूनकांग हाई, और मैंने जिंदगी में किसी का भी एहसान नहीं लिया है सिवाय तेरे, तेरा एहसान है मुझ पर जो तूने मुझे खाना ला कर दिया, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा, कभी भी इसको नहीं भूलूंगा। तुझे किसी भी चीज के लिए जरूरत होगी ना तो मुझे बताना, मैं तेरे लिए वो करूंगा, जो मुझे भूखे का पेट भर सकता है उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो ये सुनकर युनजी बिल्कुल हैरान रह जाता है कि क्या तुम सच कह रहे हो, तुम्हारा भी सरनेम युन है क्या? यूनकांग हाई तुम्हारा नाम है, मेरा नाम युनजी है, मेरा भी सरनेम युन से ही आता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हम दोनों का सरनेम एक हो? युनजी तो बिल्कुल हैरान रह चुका था, लेकिन आखिर दोनों का सरनेम एक जैसा क्यों है, क्या कनेक्शन है दोनों के बीच में, ये चीज तो अभी हमें नहीं दिखाई जाती। हो सकता है कि ये चीज हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता चले कि आखिर दोनों का कनेक्शन कैसा बन गया। तो इस सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।